हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के ऊपर जो महत्वपूर्ण जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। और यह दूसरा खंड है। इसके पहले खंड के अंतर्गत आपने देखा था कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो जजमेंट हैं उसको हमने डिस्कस किया था। बचे हुए जो जजमेंट हैं इस वीडियो में हम देखेंगे और इसके माध्यम से आपको पूरे संविधान के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं या निर्णय विधि है या जजमेंट कह सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आए हैं और आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये प्री परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। मेंस में अगर आप आंसर राइटिंग में इनका प्रयोग करते हैं, इनको शामिल करते हैं, तो वो आपका एक बेहतर उत्तर माना जाएगा और ये माना जाएगा कि आपने संविधान को न केवल पढ़ा है, बल्कि उसको समझा है। और ये समझ जो है, यही उम्मीद आपसे की जाती है और समझ के लिए आपको जो एक क्रम है सुप्रीम कोर्ट के, एक जर्नी रही है जब से संविधान लागू हुआ है, उसके बाद से उसको और विस्तार दिया गया, उसको और इंटरप्रिटेशन इस तरीके से किया गया कि अब संविधान जो है केवल और केवल बेयर एक्ट पढ़ना ही पर्याप्त नहीं रहेगा, बल्कि उसके साथ-साथ आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो समय-समय पर जजमेंट आए हैं, उनको भी मिला कर के पढ़ना होगा, तभी एक समग्र अध्ययन समझा जाता है। तो इसके पहले के वीडियो को आप ज़रूर देखें और उसके अंतर्गत आपने देखा जो महत्वपूर्ण जजमेंट थे उसको हमने शामिल किया और इसमें आगे के जो जजमेंट हैं उनको हम देखेंगे। तो इसी क्रम में है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। 96 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। अब यह केस भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे, खैर जितने भी केस हमने डिस्कस किया है और आगे करेंगे, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे, चाहे वो प्री है या मेंस है, उसमें आपको एक भी ऐसा केस नहीं है जो ना मिले। सभी को वहाँ पर पूछा जाता है और मेंस में भी महत्वपूर्ण होता है। तो बालाजी का जो केस है, इस केस में मामला क्या था, किस बिंदु पर यह डिस्कस किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर पद्म विभूषण, पद्मश्री जो पुरस्कार दिया जाता है, तो इसके संवैधानिकता को यहाँ पर चुनौती दी गई थी और इसको सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक घोषित किया। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 18 खंड 1 के अधीन यह उपाधि नहीं है और किसी व्यक्ति के द्वारा अपने नाम के आगे या उसके पीछे उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसीलिए अगर आप देखें तो किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे पद्म विभूषण एक्स वाई जेड कोई नाम का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि अगर डॉक्टर हैं या एडवोकेट हैं तो भले उनके नाम के आगे वो किया जाए, लेकिन यह जो पुरस्कार है यह कोई उपाधि नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसको ध्यान रखें, प्री में कभी भी पूछा जा सकता है। अगला केस है इंदिरा जयसिंह बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय 2017 का। इसमें जो सीनियर एडवोकेट होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पर यह कहा गया कि यह पद मान्यता है, उपाधि नहीं है। तो यह कोई उपाधि नहीं है सीनियर एडवोकेट की, बल्कि वह उनको एक मान्यता प्रदान की जाती है कि आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। यह पद नामकरण उनकी योग्यता बार में अर्थात जो वहाँ का बार एसोसिएशन है उन वहाँ पर उनकी क्या स्थिति है और विधि के क्षेत्र में उनका जो अनुभव रहा है, जो ज्ञान रहा है, इन्हीं 3 आधार पर किसी भी अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता का जो है मान्यता दी जाती है और यह कोई उपाधि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 18 के अंतर्गत क्या है, उपाधियों का अंत की बात की गई है। और अगला है रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 का केस। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रसार की भी स्वतंत्रता शामिल है। यह केस जो है प्री के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ का केस है। इस मामले में कहा गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, क्योंकि समाचार पत्र भी विचारों को अभिव्यक्त करने के साधन हैं। इसलिए बिना समाचार पत्र या बिना प्रेस की स्वतंत्रता के हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो भारत संघ बनाम नवीन जिंदल का अगला जजमेंट आता है। इसमें राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जजमेंट है। इसमें दो तीन दो जजमेंट हैं, उसको हम आगे भी देखेंगे। तो भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, ये बार-बार आपसे पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति अपने मकान के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहता है, तो वह फहरा सकता है, यहाँ पर कहा गया। और यह उसका अनुच्छेद 19 खंड 1 के उपखंड ए के अंतर्गत मूल अधिकार है। हमदर्द दवाखाना, जो कि बार-बार आपसे पूछा जाता है और इस पे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपसे मेंस में भी पूछा जाता है। तो हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ का केस, इसमें यह कहा गया कि वाणिज्यिक विज्ञापन जो निकाला जाता है अपने व्यापार व्यवसाय को प्रसारित करने के लिए, जो एडवर्टाइज़मेंट निकाला जाता है, इसमें कहा गया कि वह एडवर्टाइज़मेंट भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक रूप है और इस पर अब जो निर्बंधन है, वह केवल और केवल जो अनुच्छेद 19 के दूसरे खंड के अंतर्गत जो आधार बताए गए हैं निर्बंधन के, तो उसी आधार पर, अर्थात भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा
लोक व्यवस्था, सदाचार, शिष्टाचार, इन्हीं आधारों पर ही उस पर निर्बंधन लगाया जाएगा, अन्यथा निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद आता है के अब्बास बनाम भारत संघ का मामला। तो चलचित्र प्रदर्शन भी वाक और अभिव्यक्ति का माध्यम है, लेकिन इसमें पूर्व सेंसरशिप भी लगाया जा सकता है। इसलिए आप देखेंगे जो फ़िल्में बनाई जाती हैं, तो बनने के बाद वो उस पर जो है चेक करने के लिए जाता है, तो सेंसरशिप अगर कोई ऐसी उसमें सीन है या कुछ ऐसा खंड है जिससे भारत की जो प्रभुता, अखंडता, सदाचार, शिष्टाचार, लोक व्यवस्था इस पर प्रभाव पड़ता है, तो उसको निकाल दिया जाता है। बाकी फ़िल्मों को भी इस केस में कहा गया कि वो भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का माध्यम है। विजो इमैनुअल बनाम केरल राज्य, यह जजमेंट है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर उसका धार्मिक विश्वास उसको ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है, कोई व्यक्ति ऐसे धर्म से संबंधित है, ऐसे धर्म का जो है सदस्य है कि उसका जो धर्म है उसको किसी अन्य जो गीत हैं या कुछ इस तरीके के एक्ट हैं, वो उनको करने की अगर अनुमति नहीं देता है, तो वहाँ पर किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बशर्ते उसको जब राष्ट्रगान चल रहा है, तो वहाँ पर उसको सम्मान प्रकट करना है और सम्मानपूर्वक वहाँ पर खड़े रहना होगा, भले वह उसको न गाए। यह विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य के केस में कहा गया। और इसी केस में एक दूसरा खंड था जो जजमेंट का ही भाग है, उसमें कहा गया कि अनुच्छेद 19 एक खंड ए के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने का भी अधिकार है। तो जरूरी नहीं है कि अगर राष्ट्रगान हो रहा है तो वह व्यक्ति उसको गाए ही, वह चुप रह सकता है, लेकिन बस शर्त यह है कि वह सम्मानपूर्वक वहाँ पर खड़े रहे, क्योंकि वह राष्ट्रीय एंथम है, तो उसके सम्मान जो है आवश्यक है। अगला जजमेंट आता है संजीव भटनागर बनाम भारत संघ का। तो ये भी राष्ट्रगान पर ही है। इसमें कहा गया कि भारत का राष्ट्रगान अनेक जाति, धर्म, समुदाय तथा भौगोलिक विविधताओं का संगम है और यह अनेकता में एकता का संदेश है। राष्ट्र के क्षेत्र के परिवर्तन के साथ राष्ट्रगान में परिवर्तन नहीं हो सकता। यह बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो सिंध क्षेत्र है, हमारे संविधान जो राष्ट्रगान है उसके अंतर्गत सिंध शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस केस में यह कहा गया कि जो सिंध अब भारत का हिस्सा नहीं रह गया, बल्कि वह पाकिस्तान में चला गया, तो हमारे राष्ट्रगान से वो सिंध शब्द को निकाल देना चाहिए। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत के राष्ट्रगान में संशोधन नहीं किया जा सकता। यह अनेकता में एकता का संदेश है, यह हमारी भौगोलिक विविधता का संगम है, हमारी जो ऐतिहासिकता है उसको दर्शित करता है। तो इसीलिए यह कहा गया कि इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है और यह अनावश्यक जो है समय न्यायालय का समय बर्बाद करने वाली बात है, और याची के ऊपर अर्थदंड भी लगाया गया था इस मामले में। श्याम नारायण चौकसे, ये मामला भी राष्ट्रगान से ही संबंधित है, 2018 में आया था। तो इसमें जो है सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाने का प्रावधान जो किया गया था, उसे ही उसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। कहा गया कि इसको नहीं किया जाना चाहिए, कोई व्यक्ति वहाँ पर एंजॉय करने जा रहा है तो उसको राष्ट्रगान बजाने के लिए बाध्य, बजाने के बाद उसको खड़ा होने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो इस मामले में यह निर्णय दिया गया कि जहाँ कहीं राष्ट्रगान बजाया जाए तो इसके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए व्यक्ति विवश होगा। यह राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए आपको अगर सिनेमा हॉल में या कहीं भी राष्ट्रगान बजाया जाता है तो आपको उसके प्रति सम्मान प्रकट करना ही होगा। हालांकि इसमें कुछ जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उनको छूट दी गई थी कि अगर आप खड़े नहीं हो सकते हैं तो आपको खड़े रहने होने की जरूरत नहीं है। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, ये मामला है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, लेकिन यह आत्यांतिक अधिकार नहीं है और इस पर कुछ निर्बंधन भी लगाया जा सकता है। इसके बाद पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, जिसको शॉर्ट में PUCL बनाम भारत संघ कहा जाता है, तो यह जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह कहा गया कि एक मतदाता है, वह चुनाव में कौन व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में सांसद या विधायक का चुनाव लड़ना चाहता है, उस प्रतिनिधि के बारे में मतदाता को जानने का मूल अधिकार है। वह कितने मर्डर किया है, कितने घोटाले किया है, कितना शरीफ आदमी है, कैसा है, वह व्यक्तित्व कैसा है, और वो उसके बारे में जानना जो है मतदाता का मूल अधिकार है। बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। जस्टिस शाह ने कहा कि मतदान के अधिकार का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि मतदाता को अपने उम्मीदवार के पूर्ववृत्त की कोई जानकारी न हो। अगर उसके बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है कि वह कैसा व्यक्ति है, कहाँ का है, किस तरीके का उसका पूर्ववृत्त रहा है, किस तरीके का उसका आचरण रहा है, अगर उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता है तो फिर मतदान के अधिकार का कोई ही अर्थ नहीं रह जाता है। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ का जजमेंट है और इसमें कहा गया कि इंटरनेट के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य यह जो है मूल अधिकार है। तो इंटरनेट के माध्यम से आज जैसा कि आप देखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन
की प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से तमाम भोजन से लेकर के और अन्य जो दैनिक उपयोग की वस्तुएँ हैं, चीज़ें हैं, उसको मँगाया जाता है। तो क्या है? व्यापार है। और ऐसा जो व्यापार है, वह मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 19 एक खंड 6 के अंतर्गत या जी के अंतर्गत। क्योंकि वहाँ पर दिया गया है कोई वृत्ति आजीविका व्यापार करने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। तो यह केवल सामान्य जो दुकानें हैं वहीं से दुकान करने का ही अधिकार नहीं बल्कि इसमें इंटरनेट के माध्यम से भी व्यापार किया जा सकता है। टी के रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य, तो यहाँ पर कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों का हड़ताल पर जाना यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। तो यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है मूल अधिकार नहीं है, बल्कि ऐसे हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस केस में जो जजमेंट दिया गया इसको भी बार-बार पूछा जाता है, हड़ताल वाला मामला। हड़ताल से संबंधित 2 जजमेंट और हैं। एक तो राधेश्याम बनाम पीएमजी नागपुर का है, दूसरा ओके घोष बनाम ईएक्स जोसेफ। यह भी इस जजमेंट इसी पर है कि हड़ताल जो है विचार और अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। तो जब विचार और अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, तो वह अनुच्छेद 19 खंड 1 के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है और यह मूल अधिकार भी नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बनाम भरत कुमार, तो इसमें कहा गया कि राजनीतिक दलों द्वारा बंद का आयोजन करना अनुच्छेद 19 एक ए के अंतर्गत और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार का अतिक्रमण है और इसलिए यह असंवैधानिक है। तो आप जो है राजनीतिक दल के सदस्य हैं, वो बात-बात पे कहीं भारत बंद तो कहीं कोई मार्केट बंद, कोई जिला बंद, इस तरीके का आयोजन करते रहते हैं अपने निजी स्वार्थ या इस तरीके के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह असंवैधानिक है क्योंकि इसके द्वारा जो अन्य नागरिक हैं उनके मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है। एक्सेल बियर बनाम भारत संघ, यहाँ पर कारोबार करने के अधिकार में कारोबार बंद करने का अधिकार भी शामिल है। तो कोई व्यक्ति जो कारोबार करता है, अगर वह बंद करना चाहता है तो वो उसकी इच्छा के ऊपर है, उसको ज़बरदस्ती बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप अपना कारोबार चालू रखिए। केरल बनाम केरल राज्य बनाम कंडथ डिस्टिलरीज, तो इसमें कहा गया कि शराब का व्यापार या कारोबार करना नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है। तो व्यापार, वृत्ति, उपजीविका, कारोबार यह अनुच्छेद 19 एक खंड जी के अंतर्गत मूल अधिकार है। लेकिन इसके अंतर्गत शराब का व्यापार करें, चरस, गांजा, अफीम या ड्रग्स का व्यापार करें, यह मूल अधिकार आप इसकी डिमांड नहीं कर सकते अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। इसके लिए व्यापार पर राज्य का एकाधिकार अगर करना चाहता है तो वह एकाधिकार हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वह व्यक्ति को डिलीवर किया ही जाए कि आप इस व्यापार को करें। वह राज्य जो है कुछ शर्तें अधिरोपित करता है, उसी शर्तें के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति इस तरीके के शराब वगैरह का व्यापार करता है। लेकिन अगर राज्य चाहे तो उस पर अपना एकाधिकार स्थापित कर सकता है। सुदान सिंह बनाम नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी, ये महत्वपूर्ण जजमेंट है। ये सारे जजमेंट ऐसे हैं कि जो कि आपसे मेंस में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछे। जब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछा जाता है तो एग्जैक्ट आपको वह जजमेंट, उस केस का नाम पता होना चाहिए, उस जजमेंट में क्या कहा गया। बहुत ही सटीक और संक्षेप में आप उसका उत्तर लिख सकते हैं और बहुत ही अच्छा इसमें नंबर भी आपको मिलता है। तो सौदान सिंह बनाम नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी, इसमें 2 बिंदुओं पर आप देखेंगे कि सड़क के फुटपाथ पर कारोबार करना नागरिकों का मूल अधिकार है, यह कहा गया। और अनुच्छेद 19 खंड 6 या 6 के अंतर्गत जो प्रतिबंध है उसी आधार पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इसमें जो है दूसरी बात कही गई कि प्रत्येक सड़क पर कारोबार करना मूल अधिकार नहीं है। तो पहले खंड के अंतर्गत तो बता रहा है कि सड़क पर या फुटपाथ पर कारोबार करना आप कर सकते हैं, आपका मूल अधिकार है। लेकिन अगर इसलिए आप जो है दावा करें कि हम किसी भी सड़क पर अपना व्यापार आदि दुकानें कर सकते हैं, तो ऐसा मूल अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर सड़क पर्याप्त चौड़ी नहीं है, तो उस पर जो है इस तरीके से कारोबार करना या दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसीलिए आप देखेंगे तो कोई मार्केट अगर बहुत सक्रिय है, वहाँ लोगों के आने-जाने में दिक्कत हो रही है, तो फिर वहाँ पर जो स्थानीय निकाय हैं, नगर पालिका, नगर परिषद या स्थानीय मार्केट हैं, वो कार्रवाई करके उसको साफ कराते हैं। महाराष्ट्र राज्य बनाम इंडियन होटल रेस्तरां संघ, यह 2013 का मामला है। इसमें कहा गया कि नृत्य करना भी मौलिक अधिकार है और ऐसा करके पैसा कमाना वाणिज्यिक अधिकार कहा जा सकता है। तो लेकिन अगर इस तरीके का जजमेंट अगर आता है तो इसको आप बहुत व्यापक रूप में व्यापकता के साथ नहीं देख सकते, बल्कि इसके पूरे फैसले को आपको समझना होगा कि नृत्य करना मौलिक अधिकार है तो इसका मतलब ये नहीं है कहीं भी आप नृत्य करने लगें और अपने मूल अधिकार के रूप में उसको दावा करें। बल्कि वह कुछ इस तरीके की संस्थाएँ बनी हुई हैं, कोई वाणिज्यिक पर्पस से बनाए गए हैं, वहाँ पर जो शर्तें हैं उसको पालन करते हुए ये अधिकार के अंतर्गत आएगा।
ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, यह बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसको बार-बार आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर यह ध्यान रहे कि ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य है, क्योंकि कई बार भारत संघ लिख करके यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जाता है, ओम प्रकाश बनाम भारत संघ। तो ऐसा नहीं है, बल्कि ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य है। इसी जजमेंट में कहा गया कि ऋषिकेश और हरिद्वार ये धार्मिक क्षेत्र हैं। यहाँ के नगरपालिका के भीतर अगर अंडा या मांस बेचने पर अगर रोक लगाई जाती है, तो वह किसी व्यक्ति के कारोबार करने के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ऐसा इन नगरों की सांस्कृतिक व धार्मिक पृष्ठभूमि के कारण किया जा सकता है। अब आइए अनुच्छेद 20 के ऊपर कुछ केस हैं, उसको देखेंगे। तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जो है, अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया जाता है। इसमें 2-3 सिद्धांत हैं। एक तो आत्म अभिशंसन का है, दोहरे संकट से संरक्षण का सिद्धांत है, या कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का सिद्धांत है। तो इस तरीके से है, तो इसमें कुछ जजमेंट हैं। तो अभिशंसन से संबंधित जो जजमेंट है, अनुच्छेद 20 खंड 3 के अंतर्गत ये आता है। तो एम.पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्र का मामला है। बॉम्बे राज बनाम काठी कालू अवगढ़ का है। आत्म अभिशंसन तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता किसी व्यक्ति को। तो बॉम्बे राज बनाम काठी कालू अवगढ़ का है। नंदिनी सतपथी बनाम पी.एल. दानी का केस है। यह भी आत्म अभिशंसन संबंधित है। और यहाँ पर यह कहा गया कि यह जो आत्म अभिशंसन संरक्षण है, वह केवल न्यायालय में ही नहीं उपलब्ध है, बल्कि पुलिस के द्वारा पूछताछ के दौरान भी यह उपलब्ध है। तो पुलिस भी किसी व्यक्ति को विवश नहीं कर सकती कि तुम अपने विरुद्ध कोई साक्ष्य बताओ कि तुमने अपराध से संबंधित कौन सा कार्य किया है, उसका साक्ष्य कहाँ है। सिल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, यह भी इसी पर आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे भी मेंस में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, प्री में भी पूछे जाते हैं। तो सिल्वी बनाम कर्नाटक राज्य का मामला ये है कि आपराधी की अगर नारकोटिक्स, पॉलीग्राफी और ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग परीक्षण किया जाता है, ताकि वह अपराध किया है कि नहीं है, इस बात को पता लगाया जा सके, तो यह जो है आत्म अभिशंसन है। उसको विवश किया जा रहा है कि वह अपने विरुद्ध ही साक्ष्य दे। न्यायालय ने कहा कि नार्को परीक्षण तकनीक क्रूर और अमानवीय है और अपमानजनक है, तथा अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है। इससे व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है, क्योंकि यह अभियुक्त की सहमति के बिना किया जाता है। तो इस जजमेंट में सहमति सहमति को जो है बहुत जोर दिया गया, महत्व दिया गया, क्योंकि अगर इस तरीके कोई भी टेस्ट किया जाता है, तो उस व्यक्ति की सहमति लिया जाना आवश्यक है। उसकी सहमति के बिना बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया जाता है, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को जो शामिल किया गया है, उसका वायलेशन होता है सीधा सीधा। तो यह जो है मेंस में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखें। इसमें खास करके इस जजमेंट का नाम, इसका वर्ष कौन सा है, और इसमें कौन सी बातें कही गई थी। अब अनुच्छेद 21 जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता पर आधारित है, इसके बारे में इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। इस पर कुछ जजमेंट हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं आपसे मेंस में। तो ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना केस है अनुच्छेद 21 पर। तो 1950 का मामला है। इसमें जो है कार्यपालिका के कार्यों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करती है। कहा गया कि अनुच्छेद 21 जो है केवल कार्यपालिका के कार्यों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करती है, विधानमंडल के कार्यों के विरुद्ध संरक्षण नहीं प्रदान करती है। इसका कहने का आशय क्या है कि अगर विधानमंडल या जो विधायिका है, हमारी संसद है, अगर वो कोई कानून बना करके किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से उसको वंचित करती है, तो वह वैध होगा। लेकिन कार्यपालिका अर्थात जो हमारा सिस्टम है, कार्यपालिका है, यह किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते। विधानमंडल कोई विधि पारित करके किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने निवारक निरोध विधि अनुच्छेद 22 इसके बारे में कहा था कि यह एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध है। इसी जजमेंट में जो है अनुच्छेद 22 के बारे में कहा गया कि यह एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध है। इसका आशय क्या है, भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध? क्योंकि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत क्या किया गया कि कुछ परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को उसके दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है, अर्थात उसको गिरफ्तार करके उसको निरोध में रखा जाता है, कारागार में रखा जाता है। तो जहाँ एक तरफ अनुच्छेद 21 यह कहता है कि किसी व्यक्ति के दैहिक स्वतंत्रता मूल अधिकार है, वहीं अनुच्छेद 22 कहता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यह दोनों जो है एक दूसरे से विपरीत जो है प्रावधान दिखाई देते हैं। लेकिन अनुच्छेद 22 के बारे में इसीलिए कहा जाता है कि यह भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध है। उसके बावजूद यह वैध है, संविधान में है। कारण इसका ये है कि जो है कोई अपराध होने से रोका जाए। अगर संभावना है कि कोई व्यक्ति अपराध कर सकता है, तो उसी अपराध को रोकने के लिए उस व्यक्ति को उसके दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाता है और उसको कारागार में निरुद्ध कर दिया जाता है।
इसके बाद जजमेंट आता है सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट अधिकारी नई दिल्ली का। तो ध्यान रहे सतवंत सिंह और मेनका गांधी ये दोनों ही जजमेंट विदेश भ्रमण के अधिकार से संबंधित है। तो इसको ध्यान रखेंगे, हालांकि आगे हम मेनका गांधी पे विस्तार से डिस्कस करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है क्योंकि संविधान के अंतर्गत लगभग 3 से 4 जजमेंट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिसके अंतर्गत एक मेनका गांधी का आता है और एक केशवानंद भारती का मामला है और एक जजमेंट और है, उसको आगे हम देखेंगे। तो कुछ जजमेंट ऐसे हैं कि जिनको आपको पता होना ही चाहिए। इसी में सतवंत सिंह का मामला है, विदेश भ्रमण का अधिकार एक मूल अधिकार है और इसको विधि द्वारा ही वंचित किया जा सकता है किसी व्यक्ति को। ऐसे मनमानेपूर्ण तरीके से किसी व्यक्ति को विदेश जाने से नहीं रोका जा सकता। इसके बाद मुरली एस देवड़ा का मामला आता है और यह मामला भी खूब पूछा जाता है। तो इसमें जो सार्वजनिक स्थान पर कोई धुआं उड़ा रहा है, सिगरेट या बीड़ी पी रहा है, तो यहाँ पर कहा गया कि धूम्रपान न करने वालों को धूम्रपान जन्य वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश करना उसके अनुच्छेद 21 के स्वतंत्रता का अतिक्रमण है। खड़ग सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और रामलीला मैदान के संदर्भ में बनाम गृह सचिव, वही मामला जिसमें योग गुरु जो रामदेव हैं वह भागे थे महिलाओं का वस्त्र पहन करके। तो ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट और इन दोनों ही मामलों में यह कहा गया कि यह निद्रा का अधिकार भी व्यक्ति का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। तो खड़ग सिंह का मामला, हालांकि यह राइट टू प्राइवेसी पर भी आता है और खड़ग सिंह एक डाकू था और उसको जो है बार बार जा करके पुलिस के द्वारा रात को 2 बजे 3 बजे उसको जगा करके पूछताछ की जाती थी। तो इसी मामले में जजमेंट दिया गया कि उसके पास भी कुछ अधिकार हैं, उसी में मूल अधिकार के रूप में नींद लेने का अधिकार है। रामलीला मैदान के संदर्भ में जो रामदेव वाला मामला था वो भी इसी के अंतर्गत आता है। मेनका गांधी का जजमेंट, अब मेनका गांधी के अंतर्गत कौन कौन सी बातें कही गई थी, एक स्थान पर इन पूरी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। जस्टिस भगवती थे, यहाँ पर 3 बातें आपको जरूरी पता होनी चाहिए। किस अनुच्छेद पर है, तो यह अनुच्छेद 21 और 14 पर आता है, पहली बात। दूसरी बात, इसका वर्ष 1978 है और तीसरी बात जो है जस्टिस भगवती है। ये ऊपर की जो बेसिक जानकारी है इसको जानते रहिए क्योंकि यह कभी जो है कई बार पूछा गया है डायरेक्ट मिलान करने के लिए, कभी जज का नाम दे देगा, कभी वर्ष दे देगा कि कौन सा किस वर्ष में है। अब देखिए, तो प्राण का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। तो जब अनुच्छेद 21 में आप देखते हैं तो उसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति का प्राण का अधिकार है, दैहिक स्वतंत्रता है। तो इन्होंने कहा कि दैहिक स्वतंत्रता से तात्पर्य यह नहीं है कि केवल किसी व्यक्ति को जिंदा रखा जाए, जिंदा तो लोग पशुओं को भी रखते हैं, एक विक्षिप्त को भी रखते हैं, तो बल्कि जिंदा रखने के साथ साथ पूरी गरिमा के साथ उसको जीने का अधिकार है। यह सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट है और इसी जजमेंट के बाद आप देखेंगे कि बहुत जो है व्यापक परिवर्तन होता है न्यायपालिका के द्वारा समय समय पर जो जजमेंट दिए जाते हैं, इसी का वहाँ पर उदाहरण दे करके आगे व्यक्ति को एक गरिमापूर्ण जीवन देने की बात की गई और अनुच्छेद 21 में फिर तमाम तरह के अधिकार जुड़ते चले गए। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता अत्यंत व्यापक शब्दावली है। इसमें बहुत से ऐसे अधिकार शामिल हैं जिनसे व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता का गठन होता है। तो दैहिक स्वतंत्रता से केवल उसके देह की स्वतंत्रता, शारीरिक स्वतंत्रता ही नहीं है बल्कि शरीर की स्वतंत्रता के साथ साथ उसकी गरिमापूर्ण जीवन भी है। और अब दैहिक स्वतंत्रता में इन्होंने कहा कि बहुत सारी स्वतंत्रताएं शामिल हैं और यह आवश्यक नहीं है कि किसी अधिकार का उल्लेख किसी अनुच्छेद में किया जाए। अब ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ पर कि यह जरूरी नहीं है कि किसी अधिकार का उल्लेख किसी अनुच्छेद में किया जाए तभी यह मूल अधिकार होगा, बल्कि यदि किसी अधिकार के प्रयोग के लिए कोई अधिकार आवश्यक है तो वह भी मूल अधिकार होगा, भले ही उसका उल्लेख किसी अनुच्छेद में न किया गया हो। यह स्टेटमेंट कितना महत्वपूर्ण है आपकी मेंस राइटिंग के लिए और आपकी जानकारी के लिए भी। यह मेनका गांधी के केस में कहा गया। कार्यपालिका अथवा विधायिका के द्वारा बनाई गई विधि जो किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है, उसको उचित ऋजु तथा नैसर्गिक न्याय के अनुरूप होनी चाहिए। ये सारी बातें जो है मेनका गांधी के केस में कही गई थी। इसके बाद आता है लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। अब यह जो है दोनों ही जजमेंट उत्तर प्रदेश एपीओ की मेंस की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था जो ऑनर किलिंग पर था। तो जब ऑनर किलिंग पर प्रश्न जो है प्रॉब्लम बेस्ड पूछा गया था, इस केस में इन दोनों ही उस प्रश्न में इन दोनों ही जजमेंट का जिक्र करना आवश्यक है या कभी भी आगे भी पूछा जाता है क्योंकि विवाह का अधिकार और ऑनर किलिंग ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो जहाँ पर कोई महिला है, कोई वयस्क लड़की है और वह अपनी सम्मति से परिवार वालों की इच्छा के विरुद्ध विवाह कर लेती है, तो वहाँ पर वह तो अपने वयस्क जो विवाह के अधिकार है उसका तो प्रयोग कर लेती है, लेकिन वहीं पर ऑनर किलिंग
की भी घटना घटित होती है। तो लता सिंह के केस में कहा गया कि वयस्क बालक और बालिका स्वेच्छा से अंतरजातीय विवाह कर सकते हैं, क्योंकि विवाह जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। वहीं शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ का मामला 2018 का है सुप्रीम कोर्ट में। ये किससे संबंधित है? ऑनर किलिंग से। इस मामले में कहा गया कि स्वेच्छा से जीवन साथी चुनने के मामले में सुरक्षा के लिए निवारात्मक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपाय किए जा सकते हैं। तो अगर कोई पंचायत है, खाप पंचायत वगैरह हैं, इसमें अड़चन नहीं डाल सकती। अगर अगर आप कानून अपने हाथ में लेती हैं तो फिर वो अनुच्छेद 21 के अधिकार का उल्लंघन करती हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण दोनों ही जजमेंट हैं, दोनों ध्यान रखेंगे। अगला जजमेंट है तहसीन एस पूनावाला बनाम भारत संघ। ये भी 2018 का मामला है और उधर बीच गोरक्षा के नाम पर खूब मॉब लिंचिंग होती थी, किसी को भी इस तरीके से पीट पीट कर मार दिया जा रहा था। तो उसी के दौरान जो है यह जजमेंट आता है कि जो गोरक्षा के नाम पर भीड़ के द्वारा हत्या से संबंधित है। न्यायालय ने संसद को इस प्रकार की हत्याओं को एक अलग अपराध बना करके उसके लिए एक अलग दंड के बारे में बनाए जाने के लिए जो है सिफारिश की थी, जिससे अपराधियों में विधि के भय का भाव पैदा हो सके और जो विधि का अपने हाथ में वह न ले। तो इस तरीके से तहसीन पूनावाला का जजमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा। आगे आता है एकांतता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21 में स्पष्ट रूप से तो नहीं दिया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 21 में मात्र 1.5 लाइन है। अनुच्छेद 21 कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कि जो मेनका गांधी के केस में इंटरप्रिटेशन किया गया, उसको एक विस्तार दिया गया और उसी के तहत फिर आप देखते हैं बहुत सारे उसी जजमेंट हैं जो कि यह बताते हैं कि प्राण के अधिकार के अंतर्गत, दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं आती हैं। तो इसमें बहुत सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट के माध्यम से अलग अलग अधिकारों का सृजन किया है। इसी में आपका एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी आता है। तो इस पर जो है गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य का मामला है। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 21 में एकांतता का अधिकार भी शामिल है, लेकिन इस पर निर्बंधन जो है लगाया जा सकता है युक्त तरीके से। उसके बाद आता है महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर नारायण का। इसमें कहा गया कि एक चरित्रहीन महिला है, उसको भी राइट टू प्राइवेसी प्राप्त है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह कभी भी कहीं भी किसी भी अवस्था में है और कोई व्यक्ति जाकर के उससे हस्तक्षेप करे और उससे जो है इस तरीके से दुराचारिता की मांग करे। उसके पास भी प्राइवेसी है और वह भी अपने इस अधिकार की रक्षा जो है अनुच्छेद 21 के तहत कर सकती है। उसके बाद इसी विषय पर मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेट का मामला आता है। अनुच्छेद 21 में प्राण के अधिकार में निजता का अधिकार भी आता है, किंतु यह आत्यांतिक नहीं है। इसमें हुआ ये था कि एक व्यक्ति है और वह HIV एड्स से पीड़ित है और उसकी बीमारी के बारे में अस्पताल जो है जानकारी दे देता है, उसके कारण उसका विवाह नहीं हो पाता। तो इसी तरीके कुछ मामला था इसमें और उसने दावा किया कि हमारी निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, जो कि हमारे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका मूल अधिकार है और निश्चित रूप से अनुच्छेद 21 में आता है, लेकिन यह आत्यांतिक अधिकार नहीं है और उस पर किसी अपराध को रोकने, अव्यवस्था या स्वास्थ्य या नैतिकता का संरक्षण करने के लिए या दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों के संरक्षण के लिए निर्बंधन लगाया जा सकता है। आप अपनी गोपनीयता बना करके आप इस बीमारी से ग्रस्त हैं और अपनी इस बीमारी को छिपा करके अगर किसी महिला से या पुरुष से आप विवाह कर लेते हैं, उसके कारण उसमें वह बीमारी फैलेगी और उसकी जो है जीवन जो है खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए जो है यह इस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है कि आप कि यह बीमारी जो है उसको लोगों को बताया जा सकता है। इसके बाद एक जजमेंट आता है, यह डायरेक्ट आपसे प्री में तो कभी नहीं पूछा जाएगा, यह जब भी पूछा जाएगा मेंस में पूछा जाएगा या प्री में अगर पूछा जाएगा तो इस पर प्रॉब्लम बना करके प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि महिला के कौमार्य परीक्षण की अनुमति देना यह उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। अगर कोई महिला है उसकी वर्जिनिटी टेस्ट किए जाने की अनुमति अगर दी जाती है तो यहाँ पर अनुच्छेद 21 का वायलेशन माना जाता है इसे। तो इसलिए यह मेंस में या प्रीलिम्स में भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना रहेगी। अगला जो जजमेंट है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ का मामला। तो फोन टेप करना जो है एकांतता के अधिकार का उल्लंघन है। इसके बाद आता है जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ। ये खूब चर्चा का विषय रहा। 2018 की पीसीएसजे में यहाँ से लगभग 2-3 प्रश्न पूछे गए थे अकेले इसी जजमेंट से। और यहाँ पर आधार
मात्र व्यक्तियों को एक विशेष पहचान ही नहीं देता बल्कि उनको गरिमामय जीवन भी देता है। तो ये आधार से संबंधित था और यहीं से राइट टू प्राइवेसी का भी मामला इसी में निकल कर के आया। इसके अलावा आप देख रहे हैं एमपी शर्मा, खड़प सिंह और राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य, ये सब भी राइट टू प्राइवेसी से संबंधित हैं। इसके बाद आता है जीविका का अधिकार। तो जीविका के अधिकार के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ओलेगा 43 बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1986 का, तो यह इसी से संबंधित है। इसके बाद आता है डीके यादव बनाम जेएमआई इंडस्ट्रीज 1993 का। इसमें कहा गया कि एक प्राइवेट नियोक्ता के द्वारा किसी कर्मकार को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उसको नौकरी से हटा देना उसके अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और ऐसा जो कार्य है वह असंवैधानिक है, क्योंकि जीविकोपार्जन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। तो जरूरी नहीं है कि वह सरकारी कर्मचारी हो या सरकारी कोई वर्कर हो उसे ही हटाया जाए, बल्कि अगर यह प्राइवेट मामले में भी लागू होता है। अगर प्राइवेट नियोक्ता है तो अगर वो अपने किसी एम्प्लॉय को बिना कारण बताए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए अगर उसको पद से हटा देता है, नौकरी से निकाल देता है, तो वह उसके अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीविकोपार्जन का जो अधिकार है उसका उल्लंघन है। इसलिए जब भी कभी किसी कर्मचारी को उससे पद से हटाया जाए, उसके पदमुक्त किया जाए, तो कारण जो है बताना आवश्यक है, उसको सुनवाई का अवसर भी दिया जाना चाहिए। आगे जो है सुदान सिंह और तमिलनाडु राज्य बनाम के बालू, ये दोनों जजमेंट भी इसी पर हैं, व्यापार से ही। तो सड़क पर व्यापार करना आप देख रहे हैं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं है, यहाँ पर कहा जा रहा है। इसके पहले एक जजमेंट में अभी आपने देखा कि सड़क पर व्यापार करना मूल अधिकार तो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, क्योंकि अनुच्छेद 19 में जो है वहाँ पर क्या कहा गया कि 19(1) खंड जी के अंतर्गत कि कोई वृत्ति व्यापार उपजीविका करने का अधिकार है, लेकिन 21 के अंतर्गत नहीं आएगा। 21 और 19 के अंतर्गत अंतर है। 21 के अंतर्गत जो है वह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाता है कि उसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता, इस तरीके की बातें आ जा सकती हैं। यह 19 के अंतर्गत तो आ सकता है, लेकिन अनुच्छेद 21 के अधीन यह मूल अधिकार नहीं है। तमिलनाडु राज्य बनाम के बालू का मामला 2017 का है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो शराब की बिक्री होती है उसको बंद करने की नीति मानव जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसी के बाद आपने देखा होगा कि आर्डर आया था कि जो राजमार्ग है उससे 100 मीटर 200 मीटर दूर जो है अंदर कहीं शराब की दुकानें होनी चाहिए। मेन उस पर नहीं होगी, क्योंकि गाड़ी चालक अगर वो उसको पी लेता है और पी करके वो गाड़ी चलाता है तो संभावना है कि एक्सीडेंट हो जाए। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार पर कुछ जजमेंट हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये आपसे पूछे जा सकते हैं। इस पर मोहिनी जैन और उन्नी कृष्णन, ये दोनों मामले बहुत महत्वपूर्ण हैं और दोनों में कुछ परिवर्तन है और ये क्रम है, इसको जानना आवश्यक है, क्योंकि यह 1992 में आता है और इसी का जो है दुष्प्रभाव देखने को मिलता है जब, तो फिर सारे जो मैनेजर हैं कॉलेज वगैरह के वो सीधा सुप्रीम कोर्ट भागते हैं। फिर 93 में उन्नी कृष्णन का मामला आता है। तो मोहिनी जैन का मामला क्या था, इसको सबसे पहले देखें। इसमें कहा गया कि शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है और कॉलेजों के द्वारा कैपिटेशन फीस लेना नागरिकों की इस अधिकार से वंचित करता है, इसलिए अवैध है। तो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार इसमें बता दिया गया और ये नहीं बताया गया कि कौन सी शिक्षा। इसमें प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन, यहाँ तक कि मेडिकल और इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई को भी मूल अधिकार घोषित कर दिया गया। और जब मूल अधिकार है तो वह अब कोई भी मैनेजर, कोई भी प्रबंधक अपने इस कॉलेज में किसी भी छात्र को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता, चाहे उसकी फीस जो है चाहे जितनी भी हो। इसमें हुआ क्या, तो मेडिकल कॉलेजों में या इंजीनियरिंग कॉलेजों में जब इस तरीके से आर्थिक आधार पर आप किसी को रोक नहीं सकते, अगर उसके पास फीस देने का पैसा नहीं है तो आप उसको एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो उसका मूल अधिकार बन चुका है। फिर ये हलचल हुई और जो मैनेजर वगैरह हैं वो सीधे भागे सुप्रीम कोर्ट। तो उन्नी कृष्णन बनाम भारत संघ का मामला, आंध्र प्रदेश राज्य का मामला आता है। तो यहाँ पर कहा गया कि अनुच्छेद 21 के अधीन मूल अधिकार तो है शिक्षा का अधिकार और सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का उत्तरदायित्व भी है, लेकिन अब यहाँ पर इसको सीमित कर दिया गया कि यह केवल और केवल 14 वर्ष तक के बच्चों तक ही सीमित है। हायर एजुकेशन के मामले में यह जो है राज्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करेगा कि राज्य कितना सक्षम है अपने नागरिकों को फ्री में एजुकेशन देने के लिए या कम फीस में एजुकेशन देने के लिए। तो शिक्षा का अधिकार मोहिनी जैन के केस में आप देख रहे हैं उसको घोषित कर दिया गया कि मूल अधिकार है, लेकिन अब उन्नी कृष्णन के मामले में इस जो है 14 वर्ष तक की उसको सीमा लगाई गई। उसके बाद आता है टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य का मामला। यहाँ पर यह कहा गया कि संख्यक शिक्षण संस्थाओं में उन्नी कृष्णन मामले का निर्णय लागू नहीं होता है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति जो 14 वर्ष
तक की आयु का है, वह जाकर के किसी संख्यक शिक्षण संस्थान में कहे कि हमको फ्री में शिक्षा दिया जाए, तो वह शिक्षण संस्थान मना कर सकता है और बिना फीस के एडमिशन नहीं दे, इस बात के लिए वह स्वतंत्र है। क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि 19 कृष्ण का मामला जो है, उसमें जिस जो जजमेंट दिया गया, वह अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में लागू नहीं होता है। यह तीनों ही जजमेंट आपसे बार-बार पूछे गए हैं कि 4 जजमेंट का नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसमें से कौन-सा शिक्षा से संबंधित नहीं है, तो यह जो है, ये तीनों ही आते हैं, उन्नीकृष्णन, मोहनी जैन और टीएमए पाई फाउंडेशन का। अब मृत्यु का अधिकार, इससे संबंधित 2-3 केस हैं। इसमें पहला है महाराष्ट्र राज्य बनाम श्रीपति मारुति दूबल का 1987 का, उसके बाद आता है पी रतिनाम बनाम भारत संघ का 1994 का। ये दोनों ही कहा गया कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का भी अधिकार शामिल है। तो कोई किसी व्यक्ति को जीवन का अधिकार प्राप्त है और अगर वो चाहे तो न जिए, अर्थात अपने जीवन को समाप्त कर ले, यह जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही उसका अधिकार है। लेकिन ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में कहा गया कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को जीवित रखने के लिए तमाम तरह की फ्री की शिक्षा देता है, फ्री का इलाज कराता है, अस्पताल कराता है, यहाँ तक कि मरने के बाद उसको फ्री में ले जा करके उसका अंतिम संस्कार भी कराता है। तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कोई व्यक्ति इतना खर्च राज्य का कर रही है उसके ऊपर और जा करके वो अपनी जो है जीवन को समाप्त कर ले, बल्कि वह संसाधन है, एक मानव संसाधन है और वह जीवित रहे और राज्य की जो प्रगति है उसमें अपनी भूमिका निभाए। इसीलिए आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है, उसको भी पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है कि क्यों किया आपने ऐसा। अरोड़ा रामचंद्र शानबाग का मामला आता है, बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसमें इच्छा मृत्यु या सुख मृत्यु की जो है स्वीकृति की गई कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी कंडीशन में है कि अब उसके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है और तो ऐसी स्थिति में वह इच्छा मृत्यु की मांग कर सकता है। तो अब इच्छा मृत्यु की मांग भी कर सकता है, तो कैसी इच्छा मृत्यु उसे दी जाएगी? एक होता है पैसिव एथनेसिया और एक होता है एक्टिव एथनेसिया। तो यहाँ पर एक्टिव और पैसिव में इसको विभाजित किया गया और कहा गया केवल और केवल पैसिव एथनेसिया ही आपको दिया जाएगा, एक्टिव नहीं। एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या होता है? तो एक्टिव एथनेसिया से तात्पर्य ये है कि आपको जहर की गोली दे करके मार दिया जाएगा। पैसिव एथनेसिया के मामला ये है कि आपको मरने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया जाएगा, बस जो जीवन रक्षक मशीनें थी उसको हटा दिया जाएगा। जैसे उसको हटा दिया जाएगा वैसे ही मृत्यु हो जाएगी। तो पैसिव एथनेसिया को ही यहाँ पर जो है अनुमति दी गई थी, यह बात विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। CISC बनाम सुभाष चंद्र बोस का मामला है। इस मामले में पूछा जाता है या पूछा गया है एक बार कि यह किस विषय पर आधारित है, तो सामाजिक न्याय का अधिकार जो है यह इससे संबंधित है। अब चिकित्सा का अधिकार, इससे संबंधित कुछ जजमेंट हैं उसको देखेंगे। तो परमानंद कटारा, तो कटा हुआ है तो वहाँ पर चिकित्सा होनी आवश्यक है, तो इस तरीके से भी आप कुछ टिक लगा सकते हैं। तो परमानंद कटारा का जो जजमेंट है वह चिकित्सा के अधिकार से संबंधित है और इसमें यह कहा गया कि सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के अस्पताल का यह कर्तव्य है कि वह घायल व्यक्ति को जो चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा है उसको प्रदान करें। तो यह परमानंद कटारा का है। इसी संबंधित पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति बनाम बंगाल राज्य का मामला है, यह भी इसी पे आधारित है। इसके बाद आता है विधिक सहायता। तो निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित 2 जजमेंट हैं। इसमें पहला वाला जो है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसी को बार-बार पूछा जाता है। एमएच हास्कट बनाम महाराष्ट्र राज्य 1978 का है। तो निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ये सारे अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये सब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन या दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। इसमें जो है 2 बार जजमेंट आता है, एक 1978 का और 1980 में। एकांत कारावास के विरुद्ध संरक्षण की बात की गई और बंदी व्यक्तियों के भी कुछ अधिकार होते हैं, इसको भी रिकॉग्नाइज किया गया। तो यह सुनील बत्रा से संबंधित है। इसके बाद रुदल शाह बनाम बिहार राज्य और नीलवती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य, ये दोनों मामले इस विषय पर आधारित हैं कि राज्य अगर किसी नागरिक के या किसी व्यक्ति के अनुच्छेद 21 का अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य क्या करेगा, पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर प्रदान करेगा। ऐसा प्रतिकर देने के लिए न्यायालय राज्य को आदेश दे सकता है। यह बात जो है दोनों ही मामलों में कही गई। एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला का केस साधारण शब्दों में जानते नहीं कि यह बंदी प्रत्यक्षीकरण पे है। और इसके बाद आता है हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य और AR अंतुले, जिसका पूरा नाम अब्दुल रहमान अंतुले है बनाम RS नायक का। तो यह शीघ्र विचारण से संबंधित है, अर्थात स्पीडी ट्रायल
और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, यह भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। एमसी मेहता, अब इसको देखेंगे, एमसी मेहता के नाम से 3 केस आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है। एमसी मेहता बनाम भारत संघ, एक तो 1987 का मामला है और दूसरा मामला 1988 का है। और इसमें पहले वाले में क्या कहा गया कि पीआईएल की अवधारणा का डेवलप किया गया कि लोकहितवाद, लोक स्वास्थ्य व पर्यावरण संरक्षण का अधिकार। अब ये टॉपिक है किस विषय पर यह आधारित है, 1987 वाला। उसके बाद इसका दूसरा जो जजमेंट आता है 1988 का, तो इसके अंतर्गत कहा गया कि अनुच्छेद 48 ए के निदेशक तत्व के अधीन केंद्र और राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वे पर्यावरण के संरक्षण के लिए उचित कदम उठाएं। तो ज़्यादातर जो है यह इसी पर आधारित है, पर्यावरण संरक्षण पर। इन्होंने बहुत सारे जजमेंट, बहुत सारे जो केस हैं वो फाइल किए थे कि देश के अंतर्गत पर्यावरण को किस प्रकार से मेंटेन रखा जाए। अनुच्छेद 51(1)(6) के अधीन केंद्रीय सरकार का यह कर्तव्य है कि वह देश की शिक्षण संस्थाओं में सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का निर्देश दे। तो जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पर जो भी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, वहाँ पर पर्यावरण के बारे में कुछ पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, केवल उनको वही इतिहास, भूगोल, विज्ञान, सब ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके अलावा आप कम से कम 1 घंटा पर्यावरण के संरक्षण के बारे में भी जानकारी दें, ताकि बच्चों के अंतर्गत जो है उसके प्रति जानकारी मिल सके। इसके बाद आता है एमसी मेहता का ही बनाम तमिलनाडु राज्य। तो अभी आपने देखा एमसी मेहता बनाम भारत संघ का मामला, अब देखिए एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य का। ये थोड़ा-सा अलग है। यहाँ पर जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, वह किसी खतरनाक कारखाने या खान के अंतर्गत नियोजित हैं, तो उसके संदर्भ में यहाँ पर जजमेंट दिया गया था। कहा गया कि किसी भी संकटपूर्ण कार्य में उनको नियोजित ही नहीं किया जा सकता, अगर उनकी उम्र 14 वर्ष से कम है। आगे इन्होंने कहा कि बाल श्रम रोकने और बालकों की स्थिति में सुधार के लिए बाल श्रम पुनर्वास कल्याण निधि की स्थापना किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से यह जजमेंट अगर कभी पूछा जाए तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत हो सकती है। एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य का जो मामला है वह बच्चों से संबंधित है, बाल श्रम को रोकने से संबंधित है। एमसी मेहता बनाम भारत संघ का जो मामला है वह पर्यावरण से संबंधित है या पीआईएल से संबंधित है। इसके बाद आता है एम के आचार बनाम सीएमडी बंगाल राज्य वितरण कंपनी लिमिटेड 2008 कलकत्ता। ये बिजली पाने का या विद्युत का अधिकार इसके अंतर्गत अ, बताया गया। शबनम हाशमी बनाम भारत संघ 2014 का मामला। तो ये दत्तक लेने का अधिकार जो है यह मूल अधिकार नहीं है। इसमें कहा गया कि दत्तक लेने का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है। ये सब जजमेंट यहाँ पर हमने इसलिए शामिल किया है क्योंकि आप एक बार इसके आपकी आंखों के सामने से अगर ये गुजरे रहेंगे तो प्री की परीक्षा में अगर इस तरीके से कुछ आता है तो आप उसको कुछ न कुछ लगा लेंगे उत्तर। बोधिसत्व गौतम बनाम सुभ्रा चक्रवर्ती, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ये केवल एक राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें अलग अलग राज्यों की परीक्षाओं में ये सारे जो केस हैं ये सब पूछे जा चुके हैं, इसलिए हमने इस सबको इसमें शामिल किया गया है। तो बोधिसत्व गौतम बनाम सुभ्रा चक्रवर्ती का जो मामला है वह बलात्कार पीड़िता को प्रतिकर पाने का अधिकार है, इससे संबंधित है। दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वीमेंस फोरम बनाम भारत संघ का केस, यह आश्रय का अधिकार है। अब आश्रय के अधिकार की जब बात करेंगे तो यहाँ पर चमेली सिंह का भी मामला इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन ये दोनों ही जजमेंट जो है आश्रय के अधिकार से संबंधित हैं। अब चमेली सिंह का जो मामला है इसमें पूरी बातों को देखना है। इसमें कहा गया कि आश्रय का अधिकार यह विषय है, इसी से संबंधित है। इसके अलावा यह कहा गया कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह दलितों और आदिवासियों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको आवास की सुविधा प्रदान करे। तो आश्रय से तात्पर्य क्या है कि उनको रहने की कोई ठिकाना मिले। तो और खास करके जो देश का जो समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग है, उनके पास सबसे ज़्यादा इस चीज़ की कमी है। तो राज्य का कर्तव्य है कि वह जो मुख्य धारा से पिछड़े हुए लोग हैं, समाज है, वर्ग है, उसको आवास की सुविधा प्रदान करें ताकि वह भी मुख्य धारा में आ सकें। आश्रय के अधिकार का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति के लिए सर पर केवल छत ही नहीं, बल्कि वे सभी सारी सुविधाएं हों जो किसी गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक होती हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो वर्तमान समय में जो आवास किसी व्यक्ति को सरकारी खर्चे पर प्रदान किए जा रहे हैं, तो उसमें केवल और केवल एक रूम नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उसके साथ-साथ आप देखेंगे उनको शौचालय, उनके लिए किचन की व्यवस्था, उसमें बरामदा भी हो, इस तरीके से वो जो है आवास दिया जा रहा है। और अगर आप 4-6 साल पहले, 10 साल पहले जाके देखेंगे, उसमें केवल और केवल एक अ, कमरा उनको प्रदान कर दिया जाता था, 10 बाई 10 या 10 बाई 12 का एक आवास उनको रूम दे दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो एक रूम दिया जाएगा, साथ-साथ एक शौचालय होगा, इसमें एक बरामदा होगा और एक किचन भी होगा। इस तरीके से उनको जो आवास है वह प्रदान किया जा रहा है। ये चमेली सिंह का कह सकते हैं कि इसका ही असर होगा।
अगला जजमेंट है श्रमजीवी महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण। इस विषय पर आपको जजमेंट देखने को मिलेगा। एक तो सबसे महत्वपूर्ण है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। इसी जजमेंट के बाद एक कानून बनाया जाता है और महिलाओं को जो है कार्यस्थल पर संरक्षण के लिए एक विधिवत कानून बनाया गया और उसमें वो सारी लगभग बातें शामिल की गई जो कि इस जजमेंट में जो गाइडलाइन जारी की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो सारी बातें उसमें शामिल कर ली गई हैं। दूसरा है अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाम ए.के. चोपड़ा का केस और मेधा कोतवाल लेले बनाम भारत संघ का केस। तो यह किससे संबंधित है? तो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित है। अगला जो जजमेंट है सुचेता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन। तो महिला का बच्चा पैदा करने या न पैदा करने का विकल्प का अधिकार उसका अपना अधिकार है। किसी महिला को जो है विवश नहीं किया जा सकता कि वह बच्चा पैदा करे। पीयूसीएल बनाम भारत संघ। तो यह आहार पाने का या भोजन का अधिकार से संबंधित है। इसके बाद आता है प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन या दिल्ली प्रशासन। ये बार बार आपसे पूछा जाता है। इसमें कहा गया कि हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया और हथकड़ी का प्रयोग तभी किया जा सकता है जबकि कैदी जो है उसको पुलिस से भागने की स्पष्ट और वर्तमान खतरा विद्यमान हो और अगर उससे हथकड़ी लगाई जाती है तो उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। तो हथकड़ी लगाने से संबंधित जो जजमेंट है प्रेम शंकर शुक्ला का है। अब ये सारे जो जजमेंट हैं इसका हमने यहाँ पर एक्सप्लेन इसलिए किया है ताकि आपको जब पीडीएफ इसका प्राप्त हो तो उस पीडीएफ के अंतर्गत से जो भी आपके मेंस के लिए मटेरियल है उसको आप निकाल करके अपने नोट्स में शामिल कर सकें और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। नीलवती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य 1993 का जजमेंट है। रुदल शाह बनाम बिहार राज्य और इंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य। ये सारे मामले किससे संबंधित हैं? तो ये तीनों मामले पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित हैं। तो पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति तथा जेल में जो कैदी हैं, विचाराधीन कैदी हैं, अगर उनकी मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में राज्य जो है उनके प्रतिकर प्रदान करेगा और राज्य का यह कर्तव्य है कि यदि पुलिस अभिरक्षा या जेल में किसी कैदी के मूल अधिकार का कर्तव्य उनके लोक सेवकों के द्वारा किया जाता है तो फिर राज्य उसमें प्रतिकर प्रदान करेगा। जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। किसी व्यक्ति को किसी अपराध के सहभागी होने के संदेह मात्र पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय पुलिस अधिकारी को इस बात से संतुष्ट होना आवश्यक है उसकी गिरफ्तारी का युक्त औचित्य है और गिरफ्तारी जब की जाती है तो उसके तुरंत बाद उसके परिजनों को उसकी सूचना दी जाएगी। उसके जो भी उसको नामित किया है उसको बताया जाएगा इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, क्यों किया गया है, ये सारी बातें कारण वगैरह सब बताए जाएंगे। डी के बासु। अब ये सारी जजमेंट जो है ये मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डी के बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। तो यह पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होना विधि के शासन के द्वारा शासित जो है सभ्य समाज का सबसे खराब अपराध है। हालांकि आए दिन आप देखते हैं इस तरीके की घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो डी के बसु के केस में बहुत विस्तृत जो है गाइडलाइन जारी की गई थी और इसको जो है आप अगर खास करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ रहे हैं तो इस जजमेंट को एक बार अच्छे से पढ़ दीजिएगा और इसमें जो गाइडलाइन जारी की गई थी उनको एक स्थान पर आप डिस्कस कर लीजिएगा। मृत्यु दंड जो दिया जाता है अब उसकी संवैधानिकता पे कुछ जजमेंट हैं। तो जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, बेचन सिंह बनाम पंजाब राज्य। तो इसमें बेचन सिंह का मामला सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो इस मामले में ये कहा गया कि आजीवन कारावास नियम है और केवल अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में ही मृत्यु दंड दिया जा सकता है और इसी बेचन सिंह के मामले में कहा गया कि मृत्यु दंड जो है वह विरल से विरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए। इस पर एक अन्य केस है विनय शर्मा बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का और इसी में यह आधार दिया गया कि अन्य देशों में कई देशों में मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया है और इसलिए हमारे देश में भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो न्यायालय ने कहा कि अन्य देशों में समाप्त हो गया वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है, यह कोई ग्राउंड नहीं है कि हम भी उसको समाप्त कर दें। मृत्युदंड दंड संहिता में जब तक बना रहेगा तब तक हम मृत्युदंड देते रहेंगे। न्यायालय ने कहा कि जब दंड संहिता से तात्पर्य भारतीय दंड संहिता या अन्य जो भी दंड देने वाली संहिताएं हैं जैसे वर्तमान में बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता, अगर वहां पर मृत्यु दंड का प्रावधान है तो हम इस सजा को सुनाते रहेंगे। इसी पर आधारित है दीना बनाम भारत संघ। इसको भी कई बार पूछा जा चुका है। तो गले में रस्सी लगा करके मृत्यु दंड देने का जो तरीका है वह संवैधानिक है ये कहा गया, क्योंकि सीआरपीसी के अंतर्गत आप अनुच्छेद धारा 354 खंड 5 में और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 393 खंड 5 में यहाँ पर देखते हैं
तो आपको मिलता है कि किसी भी व्यक्ति को जब मृत्यु दंड दिया जाता है, फांसी की सजा दी जाती है, तो उसको रस्सी गले में डाल करके तब तक लटकाया जाएगा जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यह जो सजा है या फांसी की, वह युक्तियुक्त, उचित और न्यायोचित प्रक्रिया विहित करती है, इसलिए यह संवैधानिक है। क्योंकि यहाँ पर सीआरपीसी की धारा 354 खंड 5 को संवैधानिकता को ही चुनौती दी गई थी। अगला जजमेंट है भारत के महान्यायवादी बनाम लक्ष्मा देवी। तो इस मामले में मृत्युदंड देना अनुच्छेद 21 के अधीन प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है, जो कि अमानवीय और मानव गरिमा के विरुद्ध है, यह कहा गया था। लेकिन वह सबके सामने, तो सबके सामने इसीलिए नहीं दिया जाता, उसको एक अलग व्यवस्था है उसकी, वहाँ पर ले जाकर के मृत्युदंड दिया जाता। पब्लिकली किसी व्यक्ति को अगर दिया जाता है तो वह अनुच्छेद 21 के अधिकारों का उल्लंघन होगा। हालांकि मृत्युदंड की जो वैधता है वह बरकरार है। टीवी वाथीसुरन बनाम तमिलनाडु राज्य और शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य। तो मृत्युदंड का आजीवन कारावास में परिवर्तन इससे संबंधित है। तो एक तरीके से ये सारे जजमेंट आप इसलिए ध्यान रखें क्योंकि एक शब्द में अगर कभी पूछा जाए तो किससे संबंधित है, तो मृत्युदंड से संबंधित है। तो विनय शर्मा का मामला और एक और है, उसको पूछा जा चुका है कई बार। अब देखिए बी श्रीहरन बनाम भारत संघ। अब ये भी है मृत्युदंड से ही, लेकिन यहाँ पर मृत्युदंड के मामले में दया याचिका फाइल की गई। तो कहा गया कि दया याचिका निपटाने में अगर बहुत अधिक विलंब हो रहा है तो उस मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा। मृत्युदंड के कार्यान्वयन में लंबे समय तक विलंब से स्वतः मानसिक कष्ट और वेदना उत्पन्न होती है, जो कि पश्चातवर्ती मृत्युदंड के कार्यान्वयन को अमानवीय तथा बर्बर कर देती है। किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया तो वह व्यक्ति अब एक एक दिन अपना गिन रहा है कि उसको कब लटका दिया जाएगा, लेकिन उसको जो है इस भय के कारण वह बहुत दिनों तक जो है सो नहीं पाता, अच्छे से रह नहीं पाता है। और आप इसका कार्यान्वयन नहीं करते और लंबे समय तक उसके दंड को लटकाए रहते हैं, तो उसके कारण उसको मानसिक कष्ट होता है और इस कारण जो है उसका जो दंड है वह बर्बर हो जाता है और उसकी जो मृत्यु दंड है उसको आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। नवतेज सिंह जौहर का जजमेंट है, यह भी इससे खूब प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह समलैंगिकता को वैधता प्रदान करता है। इसमें कहा गया कि वयस्क समलैंगिकों के निजी कार्य जो सम्मतपूर्ण हैं और निर्दोष हैं और इनसे न तो लोक व्यवस्था बाधित होती है, न लोक शिष्टता या नैतिकता के लिए इससे कोई हानि होती है, इसलिए यह अपराध नहीं है। आगे कहा गया कि एट डामस सुआ सुइक एस्ट क्यूटिसियम रिफ्यूजियम। अब ये शब्द है, लैटिन शब्द हैं, इनका कभी अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें कहा गया कि व्यक्ति का घर जो है उसका दुर्ग है। इस तरीके से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर दिया गया था। अनुच्छेद 23 को देखेंगे, यहाँ पर जो बलात्कार श्रम या बंधुआ मजदूरी से बलपूर्वक श्रम कराना, तो पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ का मामला है। इसमें कहा गया कि यदि व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है तो वह क्या है, बंधुआ मजदूरी है, बलात्श्रम है, भले ही उसे पारिश्रमिक क्यों न मिलता हो। किसी व्यक्ति से अगर बलपूर्वक कार्य करा करके आप उसकी मजदूरी दे रहे हैं तो यह क्या है, यह बलात्श्रम है, अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। दीना बनाम भारत संघ, यह कहा गया कि उचित पारिश्रमिक दिए बिना कैदियों से काम कराना उसके अनुच्छेद 23 के अधिकारों का उल्लंघन है। कि जो पारिश्रमिक है उसको दिए बिना अगर आप कोई कैदी से बलपूर्वक कार्य करा रहे हैं तो उनके जो है अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। बधुआ मुक्ति मोर्चा का मामला भी इसी से संबंधित है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 24, तो बालकों को संकटपूर्ण नियोजन में लगाने का प्रतिषेध। टीएमसी मेहता का मामला भी आपने देखा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक हैं तो उनको खतरनाक नियोजन स्तर में नहीं लगाया जा सकता है। इसी पर पीयूसीएल अर्थात पीयूडीआर पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट बनाम भारत संघ का मामला इसी से संबंधित है। सायरा बानो बनाम भारत संघ ट्रिपल तलाक से संबंधित है, जिसमें ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया। जावेद बनाम हरियाणा राज्य, यह महत्वपूर्ण मामला है। इसमें कहा गया कि चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों का जो मानक है वह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता। अगर यह नियम बनाया जाए कि कोई व्यक्ति पंचायत चुनाव वही लड़ सकता है जिसके कम से कम 2 या उससे भी कम बच्चे हों, 2 से अधिक बच्चों के पिता या माता जो है चुनाव नहीं लड़ सकते, यह नियम वैध है। और पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, यह अधिनियम के द्वारा प्रदत्त अधिकार है, अतः विधि के द्वारा इसके लिए अर्हता निरर्हता विहित की जा सकती है। अगला जजमेंट है एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 सुप्रीम कोर्ट।
अब एल चंद्र कुमार का जो मामला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया कि न्यायिक पुनर्विलोकन जो है, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्तियाँ प्राप्त हैं, वह संविधान का आधारभूत ढाँचा है और इसको अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब जो न्यायिक पुनर्विलोकन की कॉन्सेप्ट की बात की जाती है, तो यह इसका जन्म कहाँ से हुआ है? तो यह अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की देन है और मार्बरी बनाम मेडिसिन के केस में इसको प्रतिपादित किया गया था। जज कौन थे? जस्टिस मार्शल थे। तो सबसे पहले उस जो है इसी केस में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ का मामला है 1997 का। ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, तो इसको आपने देखा कि अनुच्छेद 21 पर भी आधारित है। इसमें मामला में जो है जस्टिस कानिया थे, तो इन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने तो केवल चेतावनी के रूप में अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित बंधों का समावेश किया है, अन्यथा इसकी अनुपस्थिति में भी न्यायालयों को ऐसी शक्ति सहज रूप से प्राप्त है। तो एक तरीके से इस मामले में जो है न्यायिक पुनर्विलोकन के जो कॉन्सेप्ट है उसकी पुष्टि की गई थी। अब आता है मिनर्वा मिल्स का केस। मिनर्वा मिल्स का केस बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है और यह खास करके मेंस की परीक्षा में आपकी बहुत काम का है। और जस्टिस भगवती इस मामले में जज थे और 1980 का मामला है और क्योंकि 80 का इसलिए क्योंकि ये इसमें जो है कई बार पूछा भी गया है वर्ष इसका। तो अनुच्छेद 31 ग जिसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया था, 31 ग को इस आधार पर यहाँ पर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया क्योंकि वह नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए पारित किसी भी व्यक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से पूरी तरह से बाहर रखती थी, भले ही वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 से संगत क्यों न हो। और आधार जो है ये बताया गया कि मूलभूत ढांचे को डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है। अब एक तरीके से जो अनुच्छेद 31 ग जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत, तो उसमें हुआ ये कि जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार के ऊपर नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दे दी गई। तो इसलिए जो है जब इस तरीके से वरीयता उसको दे दी गई, तो अब कि कोई भी नीति निर्देशक तत्व उसको लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन किया जा सकता था। तो न्यायालय ने इस अनुच्छेद को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और कहा कि यह संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है, उसको नष्ट करता है। आगे इसमें जो स्टेटमेंट और दिया गया क्योंकि ये मेंस में कई बार पूछा जाता है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या संबंध है, तो यहाँ पर कहा गया कि भाग 3 अर्थात मूल अधिकार और भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों के संतुलन पर भारतीय संविधान आधारित है और एक को दूसरे पर प्राथमिकता देने से यह संतुलन नष्ट हो जाता है। दोनों जो है बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं और दोनों जो है एक दूसरे का पर अभिभावी नहीं हो सकते बल्कि दोनों में एक बैलेंस बना रहे और ये जो बैलेंस है यही जो है बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का। तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। नीति निर्देशक वे लक्ष्य हैं जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत वो लक्ष्य बताए गए हैं जिन्हें हमको प्राप्त करना है और मूल अधिकार वे साधन हैं जिनके माध्यम से हमको इस लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। बहुत अच्छी बात इसके अंतर्गत कही गई थी। अगर मेंस में आप इस पे कभी पूछा जाए नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार में संबंध, तो आप इस जजमेंट को ज़रूर लिखेंगे, बहुत अच्छा उसका उत्तर माना जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 2 खंड जोड़े गए थे, खंड 4 और खंड 5। तो खंड 4 और खंड 5 जोड़ करके यहाँ पर संसद ने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि अब वह जो है किसी भी तरीके से कहीं भी संशोधन कर सकता था संविधान के किसी भी भाग में और जब वो संशोधन करता तो उस पर कोई भी निर्बंधन नहीं था, कोई उस पर अ, किसी भाग को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। तो मिनर्वा मिल्स के केस में इन दोनों ही खंडों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया क्योंकि वह भी आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता था। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मिनर्वा मिल्स का केस जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है अगला जजमेंट है डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य का। तो यह जजमेंट अनुच्छेद 123 से संबंधित है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति के दुरुपयोग से। तो यहाँ पर कहा गया कि अध्यादेश कभी भी आप राजनीतिक उद्देश्य से नहीं जारी कर सकते हैं। अगर राजनीतिक उद्देश्य से यह जारी किया जाता है तो वह विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति का कार्यपालिका के द्वारा अपहरण है। तो विधानमंडल क्या है? विधानमंडल जो है जनता का मत है और लोकतंत्र के अंतर्गत जनता ही सब कुछ है। जनता ने अपने विधान सदस्यों के माध्यम से विधानमंडल का जो है चुनाव किया है, अब वही उनके लिए विधि बनाएगी। अगर राज्यपाल राजनीतिक उद्देश्य से या राष्ट्रपति राजनीतिक उद्देश्य से
जो है विधि बनाते हैं तो वह एक तरीके से दुरुपयोग होगा। इस शक्ति का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, राजनीतिक उद्देश्यों से नहीं। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट ये भी है। ये सारे जजमेंट हमने यहाँ पर एक स्थान पर इसलिए इकट्ठा किया है, इससे न केवल आपको इस एक स्थान पर ये सारी मिल जाएँगी, बल्कि निश्चित रूप से एक समझ भी डेवलप होगी आपके अंदर। दंडादेश के लघुकरण और क्षमादान से संबंधित जजमेंट हैं। इसके अंतर्गत 3-4 जजमेंट हैं कि के.एम. नानावती बनाम मुंबई राज्य का मामला है, मारू राम बनाम भारत संघ का केस है, कुलजीत सिंह बनाम उपराज्यपाल दिल्ली जिसे रंगा और बिल्ला केस कहा जाता है। ये सब किस्से हैं तो दंडादेश के लघुकरण से संबंधित हैं। इसी में शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला भी आता है। अब इस मामले में जजमेंट क्या था इसको भी देखना जरूरी है। शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अनुच्छेद 72 और 161 के अधीन जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, उसके तहत अगर उनको कोई आवेदन दिया जाता है तो उसका यथाशीघ्र निपटारा उनका करने का प्रयास करना चाहिए। अब ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई और बार-बार आपसे पूछी जाती है, उसमें यह है कि इसी मामले में कहा गया कि क्षमादान का जो आवेदन है, उसको अ, निपटाने के लिए कार्यपालिका को एक नियम बनाना चाहिए और अधिकतम 3 महीने के भीतर उसको निपटा दिया जाए। जब आवेदन दिया गया, तो आवेदन देने की तारीख से अधिकतम 3 महीने के भीतर इस आवेदन का निपटारा कर देना चाहिए। अगर इसमें विलंब होता है, तो विलंब के कारण न्याय करने में अवरोध उत्पन्न होता है और इससे न्याय प्रशासन से जनता का विश्वास उठ जाता है। देवेंद्र पाल सिंह बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, वो भी इसी से संबंधित है। केहर सिंह बनाम भारत संघ का मामला, जो कि इंदिरा गांधी के हत्यारे थे, उनमें उनको जो है क्षमादान देने से संबंधित है। यह भी इसी संबंधित है। तो यहाँ पर कहा गया कि अनुच्छेद 72 के दिन राष्ट्रपति की शक्ति एक स्वतंत्र शक्ति है और मामले के गुणागुण पर विचार कर सकता है, न्यायालय का निर्णय चाहे जो भी हो। अगर न्यायालय ने उसको मृत्युदंड दिया है तो न्यायालय के निर्णय से भिन्न किसी अन्य मामले पर जो राष्ट्रपति हैं वो विचार कर सकते हैं। राष्ट्रपति दांडिक मामले के साक्ष्य का परीक्षण कर सकते हैं और यह निर्णय ले सकते हैं कि वहां पर क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किया जाए या नहीं किया जाए। वह न्यायालय से भिन्न निर्णय ले सकते हैं तथा निर्णय को संशोधित, परिवर्धित या अधिष्ठित नहीं कर सकता। यह बात महत्वपूर्ण है। न्यायिक जो विषय होता है वह यथावत बना रहता है। क्षमादान की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है, अनुग्रह नहीं है। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करता है, उसके परामर्श के बिना नहीं करता। यह बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसके बाद आता है इपरू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। यहाँ पर कहा गया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का पुनर्विलोकन किया जा सकता है। क्षमादान की शक्ति का प्रयोग यदि राजनीति, धर्म और जाति के आधार पर किया जाता है तो वह मनमाना होगा और संविधान की अवहेलना होगा और न्यायपालिका जो है उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। शत्रुघ्न चौहान और विनय शर्मा का केस भी इसी से संबंधित है। इसके बाद आता है एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स, अर्थात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान छात्र संघ बनाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। यहाँ पर कहा गया मूल कर्तव्य के बारे में कि यद्यपि मूल कर्तव्य मूल अधिकार की भांति परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन यदि राज्य संवैधानिक मूल्यों को छोड़ करके भटकने लगे तो मूल कर्तव्यों को उपकरण बना करके उस पर नियंत्रण करना चाहिए। ये सारे जजमेंट ऐसे हैं कि ये सीधा यही पूछ लिया जाएगा और कहा जाएगा किस जजमेंट में ऐसा कथन किया गया था। यूएन राव बनाम इंदिरा गांधी का केस 1971 का है। तो यहाँ पर कहा गया कि लोकसभा के विघटन हो जाने के बाद भी मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं हो जाती है, बल्कि वह बनी रहती है और राष्ट्रपति को सलाह देती रहती है और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बिना अगर कोई सलाह के बिना अगर कोई कार्य करता है तो वह कार्य क्या होगा? असंवैधानिक होगा। अगला जजमेंट है शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य का। यहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं, उसके बिना या उसके विरुद्ध वह नहीं कर सकते। यह जजमेंट कहा जा रहा है। अब एक तरीके से यह राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उस पर निर्बंधन लगा जाता है ताकि वह स्वेच्छाचारी न बन सके। संविधान में जहां कहीं भी राष्ट्रपति का विवेक या राज्यपाल के विवेक शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसका तात्पर्य उसका पर्सनल विवेक नहीं, पर्सनल उसका विवेकाधिकार नहीं है, बल्कि मंत्रिपरिषद का समाधान से है। तो यह शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य के जजमेंट में कहा गया। उसके बाद आता है आर.एस. चौधरी बनाम पंजाब राज्य का मामला। यहाँ पर कहा गया कि ऐसे व्यक्ति को जो किसी सदन का सदस्य निर्वाचित हुए बिना 6 महीने तक मंत्री रह चुका है तो वह दोबारा निर्वाचित हुए बिना मंत्री नहीं रह सकता। तो होता यह है कि एक व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है चाहे वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। अगर इस प्रकार से मंत्री बनाया जाता है तो देखते हैं 6 महीने तक ही रहेगा। तो जब 6 महीना बीत गया तो अब ये चुनाव होना चाहिए। अगर वो चुनाव जीतता है तो आगे मंत्री बनाया जा सकता है, चुनाव हार जाता है तो उसको फिर आगे 6 महीने से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाया जा सकता। यह आर.एस. चौधरी। अन्यथा क्या करते हैं कि राजनीतिक जो सदस्य हैं, दल हैं, वह किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से 6-6 महीने करके उसको कभी भी कितने भी समय तक के लिए मंत्री पद दे सकते थे।
आगे कहा गया कि राज्यपाल को अपने संवैधानिक दायित्वों के प्रति सचेत रहना चाहिए और राजनीतिक स्वार्थ की बेदी पर राजनीतिक जिम्मेदारी या संसदीय परंपराओं का उसको त्याग नहीं करना चाहिए। एक तरीके से राज्यपाल के लिए यहाँ पर गाइडलाइन इसको दी गई थी आर एस चौधरी बनाम पंजाब राज्य के केस में। बी आर कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य का मामला है। इसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि संविधान जो है वह जनमत पर अभिभावी होता है। संविधान सबसे ऊपर है, जनमत से भी, अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनमत है वो सबसे ऊपर होता है, लेकिन उससे भी ऊपर हमारा संविधान है। यह बी आर कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य के केस में कहा गया। बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य, यह खूब पूछा जाता है जजमेंट। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के ऊपर सभी न्यायालयों पर आबद्ध है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णय से बाध्य नहीं है और वह अपने पूर्व निर्णय को बदल सकता है। तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है आई आर कोल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य का मामला। तो इसमें यह हुआ कि 9वीं अनुसूची में जो विषय शामिल थे, पहले क्या था कि उनका पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता, लेकिन आई आर कोल्हो के केस में कहा गया कि उनका भी न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। एम नागराज का केस समानता से संबंधित है। एस आर मुंबई आपने देख ही लिया है, वह कई विषयों पर है, उसमें पंथनिरपेक्षता भी एक है। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण का केस, यह स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव संविधान का आधारभूत ढांचा है, ये कहा गया। और पी वी नरसिम्हा राव बनाम राज्य का जो केस है, यह संसदीय विशेषाधिकार जो कि अनुच्छेद 105 के अंतर्गत दिया गया है, इससे संबंधित है। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, यह अनुच्छेद 21 पर, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरणवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है लिली थॉमस बनाम भारत संघ। तो यह किससे संबंधित है, ये बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 44 पर एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, यह समान सिविल संहिता से संबंधित है। अशोक रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा, यह जजमेंट महत्वपूर्ण है और यह क्यूरेटिव पिटिशन या आरोग्यकर याचिका से संबंधित है। तो यहाँ पर न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 32 के अधीन अपने अंतिम निर्णय को जिसकी रिट याचिका के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात एक जजमेंट पारित किया गया, अब वह जो है न तो उसकी अपील हो सकती है, न पुनरीक्षण है, वो किसी भी तरीके से उसकी कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन अगर न्यायालय को लगता है कि गंभीर अपराध अन्याय रोकने के लिए उसका पुनर्विलोकन किया जाना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में उस मामले का भी पुनर्विलोकन किया जा सकता है। इस नए नियम को ही उपचारात्मक याचिका या क्यूरेटिव पिटीशन का नाम दिया गया। अशोक रूपा हुर्रा, यह बार बार आपसे पूछा जा चुका है। उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय को भी इसी सिद्धांत के अनुसार चुनौती दी जाती है। अगला जो जजमेंट है, इसमें जो है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा परामर्श दिया जाता है, तो यह आपसे पूछा गया है कई बार कि ये इससे संबंधित कौन कौन से केस हैं। और एक बार तो ये पूछा गया है कि राष्ट्रपति को जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा परामर्श दिया गया, उन केसों का क्रम क्या है, या सबसे पहले जो है किस मामले में दिया गया। तो दिल्ली विधि अधिनियम, जिसे इन री दिल्ली लाज का एक्ट का मामला है, ये 1951 का केस है। इसी मामले में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति को सलाह दी थी। उसके बाद इन री बेरूबारी का केस 1960 का आता है। इन री कस्टम एक्ट 1963 का है। और विशेष न्यायालय विधेयक या इन री स्पेशल कोर्ट बिल का केस 1978 का आता है। तो इस तरीके से इन मामलों में जो है सलाह दिया था। अब आइए जो संविधान के संशोधन पर संबंधित कुछ जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, उनको एक स्थान पर देख लेते हैं। इसका एक क्रम है, जब भी आप आंसर राइटिंग लिखेंगे, मेंस लिखेंगे, जितना इस 3-4 केस के अंतर्गत है उतनी बातें लिख देंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत सफिशिएंट होगा। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ पहला जजमेंट है। यहाँ पर कहा गया कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति निहित है और मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत केवल वे विधियां आती हैं जो कि संसद के द्वारा अपनी संविधायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाई जाती हैं। और जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है वह मूल अधिकार नहीं है, वह जो है विधि नहीं है, और इसलिए इसके द्वारा अगर किसी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह असंवैधानिक नहीं होगा। उसके बाद आता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का मामला। इस मामले में भी क्या हुआ कि शंकरी प्रसाद के मामले में जो निर्णय दिया गया था उसी का अनुमोदन कर दिया गया। एक बात और जोड़ दी गई कि अगर संविधान निर्माता गण मूल अधिकारों में संशोधन नहीं करना चाहते या मूल अधिकारों को संशोधन से परे रखना चाहते तो उन्होंने स्पष्ट रूप से संविधान में इसको बताया होता, इसका उपबंध किया होता। लेकिन कहीं भी यह नहीं बताया गया है संविधान में कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता, इसलिए मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है। तो ये दोनों अभी तक तो मामला बिल्कुल ठीक चल रहा था। उसके बाद आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जजमेंट। इस मामले में बहुत अलग बातें कही गई। सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह का जो निर्णय था उसको उलट दिया और यह कहा
कि संसद मूल अधिकारों में कोई भी संशोधन नहीं कर सकती। जस्टिस सुब्बा राव साहब थे, इन्होंने मूल अधिकारों में संशोधन करने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। रोक लगाने के साथ-साथ यहाँ पर 2 बातें इन्होंने कहा। पहली बात तो ये कि संविधान के संशोधन करने की जो शक्ति है अनुच्छेद 245, 46 और 248 में है, 368 में नहीं है। 368 में केवल प्रक्रिया बताई गई है, उसमें कोई शक्ति नहीं है, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कहा कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है और अगर वह मूल अधिकारों को छीनती है या कम करती है तो वह क्या होगी? शून्य होगी। अनुच्छेद 13 के लिए विधि शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार की विधियां आती हैं, चाहे वह साधारण विधि हो या संविधान संशोधन विधि है। इसी मामले में भविष्यलक्षी प्रभाव का सिद्धांत लागू किया गया। तो भविष्यलक्षी सिद्धांत क्या होता है कि आज जो जजमेंट आ गया, अब के बाद जो भी बातें होंगी ये इस पर लागू होंगी, इसके पहले के जो संशोधन हो चुके हैं उस पर लागू नहीं होंगी। इसका तात्पर्य यह है भविष्यलक्षी का। इस बात में भविष्यलक्षी का सिद्धांत जो है लागू किया गया है। इसके अनुसार जितने संशोधन मूल अधिकार में अभी तक हो चुके हैं वे वैध बने रहेंगे, लेकिन अब कोई संशोधन नहीं होगा। तो इस प्रकार से अब इस केस के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन को पूरी तरीके से क्या किए? रोक दिया गया। अब इस निर्णय को समाप्त करने के लिए जो मूल अधिकारों में संशोधन पूरी तरीके से जो रोक लगा दिया गया, उसको संशोधन कर उस प्रभाव को समाप्त करने के लिए 24वां संशोधन किया जाता है 1971 में। तो संसद ने गोलकनाथ के विवाद में उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए यह संशोधन पारित किया और इसके तहत संसद जो है संविधान में परिवर्तन, परिवर्धन या निरसन के रूप में किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है। तो एक तरीके से जहां गोलकनाथ के केस में पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी, 24वां संशोधन करके संसद ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और यह कहा कि हम कभी भी कुछ भी संशोधन कर सकते हैं किसी भी प्रावधान में। तो एक तरीके से अब एक दूसरी स्थिति पैदा हो गई कि संशोधन करके संसद ने अपने आप को बहुत पावरफुल बना लिया। उसी पावर पर ब्रेक लगाने के लिए केशवानंद भारती का जजमेंट आता है। इन्होंने कहा कि 24वां संविधान संशोधन वैध है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। 24वें संविधान संशोधन को इस बाद में चुनौती दी गई थी और यहाँ पर यह पूछा गया था कि ये संशोधन तो कर सकती है संसद, लेकिन उसकी सीमा क्या है? बस इसी सीमा को यहाँ पर अधिरोपित करने के लिए यह जजमेंट जाना जाता है। तो सरकार का तर्क था कि संसद जो है अब संविधान में निरसन को छोड़ करके कोई भी संशोधन कर सकती है, किसी भी तरीके का संशोधन कर सकती है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि आप कोई संशोधन तो कर सकते हैं, आपकी शक्ति व्यापक है, लेकिन यह असीमित नहीं है और संसद जो है संविधान में कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिसमें संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वही नष्ट हो जाए। तो मूलभूत ढांचा शब्द का कॉन्सेप्ट इस मामले में निकल करके आया है। इसके बाकी के जो वो जजमेंट थे उसको आपने पहले ही देख लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जितने महत्वपूर्ण जजमेंट थे उन सबको एक स्थान पर आपको प्रदान करने की हमने कोशिश की है और पूरी उम्मीद करते हैं कि यह पूरा जो वीडियो है यह आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। आप इसके प्रत्येक जजमेंट हैं उनको देखें, समझें, इसको अपने मेंस के नोट्स में शामिल करें और खास करके प्री के लिए इतने जितने जजमेंट हमने बताए हैं यहाँ से बाहर कुछ नहीं आने चाहिए, ऐसी हमारी उम्मीद है। और आप चाहे किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।